यूसीएन के चुनावी विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट निशा पंचवानी। चुनाव के इस माहौल में आज हमारे खास मेहमान हैं जिन्हें पक्ष ही नहीं विपक्ष भी उनके कामों की सराहना करता है, जिन्हें पूरा देश विकास पुरुष के नाम से जानता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, वे और कोई नहीं बल्कि केंद्रीय भूतल परिवहन तथा जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। आज आपने टाइम दिया हमें, यूसीएन के कार्यालय में आज आप आए। मेरे सहयोगी एडिटर इन चीफ राजेश सिंह मौजूद हैं, साथ ही उनका साथ देंगे एनवी शर्मा सर। सर, मैं आग्रह करती हूँ आपसे कि इंटरव्यू का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सर, 2014 में आपने जितने वादे किए थे नागपुर वासियों से, आपको लगता है कि आपने करीब करीब सब पूरे कर दिए हैं? मैं अभी एग्जैक्ट नहीं, पर जो मुझे हमारे मैनिफेस्टो बना रहे हो बता रहे थे कि जो मैंने वादे किए उससे 3 गुना ज़्यादा काम किया, यानी वादों में जो नहीं था। तो और अभी लगभग 100%, क्योंकि मैं एक बात में बहुत पंक्चुअल हूँ, कभी मेरा प्रॉफिट हो या लॉस हो, लोग नाराज़ हो या खुश हो, झूठ नहीं बोलना और झूठे आश्वासन नहीं देना। हो सकता है तो हाँ कहो, नहीं तो नहीं कहो। मेरा प्रॉब्लम कभी कभी ये होता है कि मेरे प्रति लोगों का विश्वास बहुत ज़्यादा है, कभी कभी वो होता नहीं। तो मेरे को लगता है कि मेरे प्रति विश्वास थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि लोग मुझे मिलते हैं तो मैं बोलता हूँ ये नहीं हो सकता, वो कहते हैं नहीं आपने बोलने के बाद होता ही है। तो ये ज़्यादा का विश्वास इज ए प्रॉब्लम। सर, 2023 के लिए यानी भविष्य के लिए नागपुर के लिए आपका क्या संकल्प है? देखिए, नागपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना, नागपुर सुंदर स्वच्छ होना, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन से नागपुर मुक्त हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बायोफ्यूल पर, इलेक्ट्रिक पर, बायो सीएनजी पर चले, मेट्रो इलेक्ट्रिक पर चले, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक टैक्सी, इथेनॉल की बसेस, टैक्सी, स्कूटर हो। और दूसरी ओर नागपुर एजुकेशन का हब बने। और आज मुझे खुशी IIM है, एम्स है, IIIT है, लॉ यूनिवर्सिटी है, सिम्बोसिस की वर्ल्ड इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी बन के तैयार हुई, 450 करोड़ खर्चा किया उन्होंने, ताजमहल जैसी सुंदर बनी है। अब नागपुर में साई आ रहा है स्पोर्ट्स के लिए 160 करोड़ का। तो मुझे लगता है कि नागपुर ये एजुकेशन हब है, होगा। और अब मुझे कभी कभी बड़ा दुख होता था, मैं किसी के घर, तुम्हारा लड़का कहाँ है, तो पूना में पढ़ रहा है, मुंबई में पढ़ रहा है, तो मुझे लगता था ये क्यों नहीं। अभी रेमंड को एक स्कूल के लिए जगह दे रहे हैं हम लोग, तो देश की 4-5 बेस्ट स्कूलों में एक बड़ी रेमंड की स्कूल यहाँ गोरेवाड़ा के पास जगह ढूंढ के कारपोरेशन से जगह दे रहे हैं, ताकि हमारे यहाँ गरीबों के बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन मिले। अब मिहान में हमारे यहाँ बड़े बड़े कंपनी HCL है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, हमारी टाटा है, TCS है, अभी डेसॉल्ट है, रामदेव बाबा का आया है। तो अब मिहान में 25,000 लोगों को रोज़गार मिला है, और मैंने कहा था 50,000 लोगों को दूंगा। तो मैं 25,000, मेरे पास नामों की लिस्ट है, पर अभी 1 साल के अंदर 25,000 पूरा हो जाएगा। तो ये मेरा है कि यहाँ के लड़कों को यहाँ रोज़गार मिले, और यहाँ के लड़के जो बाहर गए वो फिर नागपुर है, और वही पैकेज उनको नागपुर में मिले। जी, ये जो आप तो वर्षों से चुनाव लड़वाते आ रहे हैं, सीरियसली आप लगता है कि पिछले चुनाव से लड़ना शुरू किए हैं? जो 2014 का चुनाव था और ये समय जो चुनाव है, इसमें माहौल में कितना अंतर देख रहे हैं? देखो, 2014 का चुनाव जब था तो लोगों ने मुझे आशा, अपेक्षा और आकांक्षा एक होप के रूप में चुन कर दिया था, क्योंकि उसके पहले मैं नागपुर जिले का पालक मंत्री था 95-96 में। तब मैंने बहुत कुछ काम करने की कोशिश की थी जी। पर उस समय वो मेरा बहुत ही, यानी मैं स्टेट में मंत्री था तो मेरी मर्यादाएं भी थी, तो भी मैंने खूब काम नागपुर में उस समय किया था। तो उस पूंजी को लेकर मैं पहली बार चुनाव में खड़ा हुआ। अब लोगों ने 5 साल में मैंने 70,000 करोड़ के काम किए नागपुर में, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। जी। तो अब क्या हुआ है कि अब ये भी 70,000 करोड़ बोलने का लोग विश्वास ही नहीं रखते एकदम, पर मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं लिस्ट दूंगा। तो अब क्या हुआ कि अब जितना काम करो उतने लोगों की अपेक्षा बढ़ती है। अभी इतवारी में ये शहीद चौक वाला पूरा रोड में 4 लेन कर रहा हूँ, फिर मैं मॉडल मिल से लेकर वो तुलसीबाग वाला रोड भी 4 लेन कर रहा हूँ, फिर केड़ीबाग रोड 4 लेन कर रहा हूँ। तो मेरा ऐसा चुनाव के समय बोलना नहीं चाहिए, मैं सिटी में रहता हूँ, महल में। तो मेरे को पहले लगता था कि महाराष्ट्र में विदर्भ पर अन्याय होता है,
विदर्भ में अन्य, फिर नागपुर में ऐसा लगता है कि नागपुर का विकास होना चाहिए। फिर नागपुर में लगता था कि यहाँ दो जाते हैं नागपुर में, एक लोहे के पुल के इधर वाले रेलवे, एक उधर वाली, तो जो होता है वो इधर ही होता है, हमारे यहाँ कुछ होता नहीं ऐसा लगता था। अब सुरेश भट्ट सभागृह मैंने आग्रह से बोला इधर बनाओ, ताकि हमारे पूर्व नागपुर का, मध्य नागपुर का, वहाँ भी सिटी एरिया का भी डेवलप होना चाहिए, तो वो भी अच्छा डेवलप कॉन्क्रीट हो। हाँ, तो सर ये 5 साल में आप पूर्व और पश्चिम का गैप कितना कम कर पाए? देखिए एक्चुअली ये गैप तो मजाक का विषय है। पूरे नागपुर का सर्वांगीण विकास, अभी ये जेल, बाद में रेलवे की फूड कॉर्पोरेशन जगह, ये मैं 900 हेक्टर यानी 2400 एकड़ जगह पर स्टेशन बना रहा हूँ। 1200 करोड़ मैंने मंजूर भी कर दिया, टेंडर में निकल गया। ये अमेरिकन आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया है। तो ये स्टेशन का काम महीने में शुरू हो जाएगा। तो ये इतना सुंदर स्टेशन है और ये पूरी जगह बन, जैसे अमेरिका में आप जा रहे हो या कोई यूके और यूरोपियन देश, वैसा ये बनेगा। फिर हम लोग एयरपोर्ट 2000 करोड़ का वो भी शुरू हो गया। अब मुझे तेलंगखेड़ी, अंबाझरी और शुक्रवार तालाब में हवाई जहाज उतरना है, सी प्लेन, एमपीबीएस सी प्लेन। जैसे शुक्रवार तालाब से उड़ेगा तो खिंडसी में उतरेगा, खिंडसी से निकलेगा तो शेगांव में उतरेगा, शेगांव से निकलेगा तो शिरडी उतरेगा। वाटर स्पोर्ट्स है या वाटर ट्रांसपोर्ट है? नहीं, ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। मैं इसमें प्लेन ला चुका हूँ। आपके माध्यम से आप लोगों को आह्वान कर इसमें इन्वेस्ट करें, मैं सब परमिशन दिलाऊंगा। एमपीबीएस सी प्लेन 8 करोड़ में 8 सीटर प्लेन मिलता है। ये एक अच्छा टूरिज्म का काम हो सकता है। कोराडी में उतर सकता है, वो 52 करोड़ में तालाब बन के रहा देख रहा, कब प्लेन उतरता है वहाँ का। 2014 में आपके खिलाफ जो मुख्य उम्मीदवार थे, प्रतिद्वंदी थे आपके, और आज दोनों अंतर हैं। प्रतिद्वंदियों के ये को कितना आंकते हैं आप? मैं तो नाम भी नहीं लेता किसी का। देखिए, मुझे हमारे एक मित्र ने बहुत पहले एक बात बताई थी कि 2 रेशा है, एक आपकी और एक दूसरी की है। तो 2 मार्ग है आपकी रेशा बड़े करने का, दूसरे का पूछने का काम करो या अपनी बड़ी करो। अपनी बड़ी करो, मैं अपने काम पे खड़ा हूँ, मैं तो नाम तक भी लेना नहीं चाहता, मैं कोई टिक्का टिप्पणी करना चाहता। काम करते समय मैंने जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स एंड पार्टी, ये कभी मेरे पास कोई आता है तो मैंने कभी उसको ये चीज़ें पूछी नहीं है। मेरे प्रिंसिपल में जो काम होता वो मैं कर देता हूँ, जो नहीं जमता वो नहीं बोल देता हूँ। तो ये इसलिए कांग्रेस के तो जितने कार्यकर्ता और नेता हैं, लगभग 70-80% लोग मेरे घर पे आते जाते रहते हैं। मैंने उनके काम किए, और ऐसा नहीं कि चुनाव में मैं उनको कह रहा हूँ मेरा काम करो। मैं ये कहता हूँ कि जो सही काम है वो सबका होना चाहिए। इसी के साथ साथ मेरा भी सवाल यही होगा युवाओं के नाते से कि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज आप कैसे अकेले ये संभाल लेते हैं? देखो, पहली बात तो ऐसा है कि मैं बिल्कुल परेशान नहीं रहता। बीजेपी, हाँ, मैं बीजेपी को आप कह रहे, मैं नहीं कहूँगा, पर मैं देखो, मैं आपको हर बार में देखो, भगवान ने अपनी हैसियत और औकात से हमको बहुत कुछ दिया है, तो समाधान मानने पे होता है। मुझे अच्छी नींद आती है, मैं आराम से रहता हूँ, और मुझे कभी अस्वस्थता नहीं होती इस बात की कि मुझे, नहीं तो लोग जनरली बड़े अस्वस्थ रहते हैं। फैमिली को टाइम देते हैं? हाँ, कभी आता हूँ मैं, कभी अब थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होता है, मैं कभी होटल में जाता हूँ, फुटपाथ पे जाता हूँ, इधर जाता हूँ, घूमते रहता हूँ। तो अब क्या होता है कि Z+ के कारण कभी कभी कोई अड़चने आती रहती है, पुलिस वाले छोड़ते नहीं, पर मैं कॉमन मैन जैसा मुझे अच्छा लगता है। मैं फिर वो लाल इमली में वो बंगाली सैंडविच वाला, तो उसको फ़ोन करके रखते हैं कि हम 11:30 बजे आएंगे, जब सब लोग चले जाएंगे। पूरे गली में शांति फैल जाती है, तब वो चुपचाप वो बाजू में बैठकर हम चुपचाप खाते हैं। सच में सर, एक स्पष्टवादी नेता के साथ ही आपकी छवि होने के साथ साथ आप खाने के भी शौकीन है, ये भी सभी को पता है। आप पकोड़े वाला में जाते हैं कि नहीं सर? क्या है सर आपका फेवरेट, क्या है आपका डिश? मैं वो पकोड़े खाता था, इमली की चटनी वाले, हनुमान मंदिर के पास, हाँ, बर्डी में। इसके अलावा सर, मैंने भी कुछ आपके बारे में रिसर्च किया, कुछ पता चला मुझे कि मुंबई के खाली पेट आपको काफी पसंद हाँ, है। प्रकाश का और आस्वाद करके 2 रेस्टोरेंट है, उनके थाली पेट का। के साथ भी आइसक्रीम खाने निकल जाते हैं। हाँ, अभी आइसक्रीम खाने आता हूँ बहुत बार, उनको लेके आता हूँ। देखिए, इसमें आनंद होता है, और कभी कभी मैं देखो, जो 3rd क्लास में बैठकर पिक्चर देखने का आनंद है वो बात करने में नहीं आता। हाँ, एक मुझे याद है, शाम टॉकीज में आदमी और इंसान एक पिक्चर आया था शशि कपूर का, तो वो पहले देवाड़िया कांग्रेस भवन के सामने 3rd क्लास और 2nd क्लास की एक लाइन लगती थी, आपको याद होगा? जी सर। तो एक बार हम लोग गए थे, तो कम से कम 15 फीट हमारा पैर ही जमीन पर नहीं थे। हमारे दोस्त शर्ट निकाल के ऐसे ऊपर के ऊपर हवा में तैरते हुए गए थे, पहले दिन जाके टिकट निकाला था, मजा आती थी। वो एक अलग दिन था। हाँ। सर, नागपुर में
वोटरों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो परंपरागत रूप से बीजेपी को वोट नहीं करता है, जैसे मुस्लिम है, दलित हैं। तो आपको उम्मीद है कि आपको इन वर्गों से भी समर्थन की उम्मीद रखते हैं आप? नहीं, मुझे क्योंकि आपने काम तो सभी का किया है। मिला है। देखो, मैंने 8,000-9,000 हार्ट के ऑपरेशंस किए हैं। मैंने करीब 900 लोगों को हाथ पैर जोड़ दिए। मैं अभी मेरा मेडिकल में सेवा में काम चलता है, बहुत काम करता हूँ मैं। अभी 1.5 लाख महिलाओं का चेकिंग हुआ छाती का। तो मैंने कभी ये पार्टी को, मैं 1100 एकल विद्यालय, हम उस ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ जो वर्चुअल में कहा, हमारे 950 टीचर्स हैं। मैं बेसिकली सोशल वर्क ज़्यादा करता हूँ। और मुझे किसी ने वोट दिया, हाँ, मुझे नहीं दिया तो ठीक, दिया तो भी ठीक, पर मेरा अनुभव आपको बताता हूँ। मुझे आउट ऑफ वे जाकर, चाहे मुसलमान हो, दलित हो, काफ़ी बड़े प्रमाण पर वोटिंग करते हैं। क्योंकि मैं भगवान गौतम बुद्ध के लिए 10,000 करोड़ का रोड बना रहा हूँ, बुद्ध सर्किट के नाम से, और मेरे घर में बुद्ध की प्रतिमा है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं मानता भी हूँ उनको। तो और मैंने ये जात पंथ, देखो, जातीयवाद, सांप्रदायिकता और परिवारवाद, इन तीनों का मैं कट्टर विरोधक हूँ। मेरे बेटे, बेटियाँ, पत्नी कोई राजनीति में नहीं है। तो मैं ये वजह क्या है सर? ये लोग नहीं, मुझे पसंद नहीं है। देखो, ये प्रधानमंत्री के पेट से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के पेट से, तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? देखो, मैं किसके बदौलत हूँ? मेरे परिवार की बदौलत थोड़ी हूँ। जिन हजारों कार्यकर्ताओं ने 50 साल अपना जीवन बर्बाद किया, मेहनत की, तब पार्टी ऊपर आई, तब मुझे मिला। और जब देने की बात है तो मैं अपने बेटे को दे दूँ, ऐसा नहीं होगा। कार्यकर्ता पर, मेरे ऊपर अधिकार, इस पार्टी के लिए काम करने वाला ईमानदार कार्यकर्ता है। सर, बहुत ऊंचे विचार है आपके सर। नहीं, ये मेरा पक्का कन्विक्शन है। गडकरी जी, आप देश भर में बहुत लोकप्रिय हैं, सभी राज्यों में लोग आपको पसंद करते हैं। कुछ लोग आपको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं, उनसे क्या कहेंगे आप? मैं तो बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ, मैं जहाँ हूँ वहीं खुश हूँ। नहीं, लेकिन सर ऊपर तो देखो, आपको याद, नागपुर के, इसलिए आपको पता होगा, मैं जॉर्ज फर्नांडिस जी को अपना आइकॉन मानता हूँ जी। बहुत प्रभावित हुआ अटल बिहारी वाजपेयी को उनको। मैं आज 25-30 साल से हूँ। मुझे कारपोरेशन हमारी है, जिला परिषद हमारी है, एमएलए हमारे हैं, कोई मेरे स्वागत के लिए नहीं आता, कोई मुझे पहुँचाने के लिए नहीं आता, कोई छोड़ने के लिए नहीं आता। हार लेके तो कोई आता ही नहीं, क्योंकि दिया तो गाली खाता है, तो हार क्यों लाया तुमने? और मैं अब सिक्योरिटी वाले आते, क्योंकि उनको, मैं आप देखो, कभी एयरपोर्ट में कभी अकेला देखूंगा आपको, कोई नहीं आता। और मैं जो है वो बहुत लो प्रोफाइल अपनी इसमें करना चाहता हूँ काम, और मैं अपने आप में इस बातों से खुश भी हूँ। मैंने अपने जेब से किसी को हार नहीं डाला, पैसे नहीं खरीदेगी, और कटआउट तो किसी का लगाया नहीं। अच्छा। हाँ, मैंने लगा था। सर, सिंह सर ने ये शायद इसीलिए पूछा है सवाल आपसे, क्योंकि आप भी एक एबीवीपी के माध्यम से आप ऊपर सीढ़ी चढ़ते चले गए और आज इस मुकाम पर पहुंचे। तो कहीं ना कहीं एक पर्सनल एम्बिशन तो रहता होगा सर कि मैं भी प्राइम मिनिस्टर एक दिन पर। देखिए, मतलब आपको अगर मैं कहूँ कि मैं एम्बिशियस नहीं हूँ, तो शायद आप मेरे ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे, पर मैं आपको सच बताता हूँ, और क्योंकि जो मुझे 30-40 वो मेरे स्वभाव को जानते हैं, मैं एम्बिशियस पॉलिटिशियन नहीं हूँ। और मैं अपने जीवन की शुरुआत, मुझे कोई मंत्री पद मिलना चाहिए। मैं आपको अभी एक इंटरव्यू में मैंने कहा कि मैं वो तिलक पुतले का चढ़ाव नहीं हूँ। तो मैं बचपन में वहाँ मेरी माँ के साथ, बहन के साथ स्टेशन पे जाता था, तो वो रिक्शा उतर वो खींचता था। वो मेरे मन में इतना ये हो गया कि मैं उतर जाता था, और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आदमी को खींच रहा है। क्या एज रही होगी सर? मेरी तब 12 साल की होगी, 10 साल की। हाँ, तब वो चित्र मेरे मन में ये हो गया, ये कितना गलत है। उसके आंख से पसीना निकलता था। तो फिर मैंने उस समय तय किया कि मैं इसको ख़त्म करूँगा। आज मुझे खुशी है, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बना, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा, और इस देश में मैकेनाइज्ड जीवन ई रिक्शा का कानून बना है सबको। अब देश में करोड़ों लोग, अब मैं नागपुर में जाता हूँ अभी भी, तो मैं देखता हूँ कि साइकिल रिक्शा दिखता है क्या। अब धीरे धीरे दिखना बंद हो गया, नहीं के बराबर। तो ये मुझे खुशी है। अब मैं हार्ट के, एक यादव करके लड़का है, कभी आप बुलाओ उसको, हमारा कार्यकर्ता है, ये पूर्व नागपुर के पार्टी के झोपड़पट्टी में रहता है। उसने 900 हार्ट के ऑपरेशन मेरे द्वारा कराया। उसके फोटो है और उसकी लिस्ट है उसके पास। वो बस्तियों में घूमता है और हार्ट, किडनी, कैंसर के रोगियों को लेके मेरे पास आता है। फिर मैं उसके लिए इधर उधर की योजनाओं में मदद करता हूँ, नहीं कुछ हो तो मेरे तरफ से करता हूँ। तो ऐसे लोग हैं, और ये काम करने से जो आनंद मिलता है वो बहुत बड़ा होता है।
ये तो इंसिडेंट बताई सर आपने रिक्शा वाले की बात हुई और उससे आपके दिमाग में आइडिया तब से पनप रही है, लेकिन एग्जैक्टली पॉलिटिक्स में आने का मकसद क्या हुआ था सर कि 1975 में एक इमरजेंसी के कारण आप कुछ इन्फ्लुएंस्ड हुए? इमरजेंसी का कारण यह है, इमरजेंसी आई तो मैं कॉलेज में पहले साल का था, फिर वो पूरा उसमें ही लग गया। तो वो बहुत बड़ी लड़ाई थी लोकतंत्र की। फिर उसके बाद जनता पार्टी फिर इधर आ गया। पर पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म, और समाज बदलना है, देश बदलना है, देश को सुपर इकोनॉमिक पावर करना है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लोगों को रोज़गार मिले, गरीबों को मकान मिले। ये देखो, आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग राजनीति को, राजकारण को सही अर्थ में नहीं ले रहे। राजकारण का मतलब राष्ट्र कारण, समाज कारण, विकास कारण और अर्थ कारण। तो हम लोग केवल पावर पॉलिटिक्स जो है, सत्ता कारण है, उसको राजकारण समझते हैं। मैं अक्सर हमारे नगर सेवक, कारपोरेटर सबको कहता हूँ कि तुमने तुम्हारे लोगों के भलाई के लिए क्या किया, तुम्हारे बस्ती में क्या किया। तुम जब तक समाज की भलाई नहीं करोगे तो क्या मतलब है राजकारण में। केवल आपको पद चाहिए, आपके पद का उपयोग आपने समाज के लोगों के लिए कुछ किया, उनका भला किया होगा तो मीनिंग है। नहीं तो अगर हम कुछ कर नहीं पाए तो ना उनके जाने में फ़ायदा ना हमारे आने में फ़ायदा है। तो बेसिकली पॉजिटिव सोशल वर्क इज़ ए पॉलिटिक्स। एंड अलॉन्ग विद दैट आपने एक और कंसेप्ट उसमें जोड़ दिया सर, एनवायरमेंटल डेवलपमेंट। हाँ, मैं बिल्कुल, अभी मैं बायोफ्यूल में 12 साल से काम कर रहा हूँ। अब मैं आउट ऑफ बॉक्स सोचता हूँ, कहता हूँ, लोग हंसते भी है मेरे ऊपर। मुझे नहीं चिंता, मैं डरता नहीं किसी से। मैंने यूरिन बैंक की बात की, बहुत मेरी पिटाई की नेशनल मीडिया में, कार्टून निकले, ये निकले। मैं मुझे करता हूँ, मैं बोला हाँ, मैं बिल्कुल। एक आदमी 4 रुपये की यूरिन करता है रोज़, 40,000 करोड़ का इम्पोर्ट है। जिस दिन मैं बोलूँगा ये होगा, देश का फायदा होगा। अब मुझे वो नाग नदी के किनारे पर गोभी अच्छी आती है, वो काहे की है? वो सीवेज वाटर से बनी हुई तो आप कॉटन मार्केट में खरीदते हो। तो ये मतलब ऐसा है कि ये क्यों हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करें। अब मैंने एक तय किया है कि भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर, 5 जिलों से मुझे डीजल मुक्त करना, और मैं राइस स्ट्रॉ से सीएनजी बनाने वाला हूँ। नागपुर कारपुर 450 बसेस अभी 13 कन्वर्ट हो गई, पूरी होगी, और फिर मैं पूरे जिलों के ट्रैक्टर कन्वर्ट करूँगा। और अभी ये जो गंदा पानी है, मुझे हंस रहे थे लोग, अब अगले 1-1.5 साल में नागपुर कारपोरेशन को टॉयलेट का पानी बेचकर 180 करोड़ रुपए मिलेंगे। उस पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके मैं बसेस चलाना चाहता हूँ। नहीं कोई मिला तो मैं प्रयोग करने वाला हूँ। फिर वो स्लज निकलती 450 टन, और फ्रूट, वेजिटेबल और मच्छी और मटन का वेस्ट डाल के बायोडाइवर्सिटी में उससे मीथेन निकालकर CO2। मैंने IIT के लोगों के साथ काम किया है, DPR तैयार हुआ है। और मैंने कारपोरेशन को बोला कोई आता ही नहीं करने के लिए, तो बोला मैं पैसे लगा के मैं करूँगा, मुझे ये करना है सक्सेसफुल, ये देश को दिखाना है कि ये हो सकता है, मैं करूँगा। अब गडकरी साहब ने बोल दिया तो होके रहेगा। ये जो आपका जो ये फिलॉसफी है, वेस्ट टू वेल्थ, तो इसमें मतलब कृषि पे आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। अब भविष्य में विदर्भ में जो किसान लोग हैं, परेशान हैं, इन लोगों को क्या? देखिए, गेहूँ सरप्लस, चावल सरप्लस, पल्सेस सरप्लस, शुगर सरप्लस। अब ग्लोबल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के भाव तय करना किसी सरकार के हाथ में नहीं है। कॉर्न का भाव अमेरिका तय करती है, सोयाबीन का भाव अर्जेंटीना तय करती है, पाम ऑयल का भाव मलेशिया तय करती है, शुगर का भाव ब्राज़ील तय करती है। अब हम 3 चीनी मिलें चलाता हूँ। अब कोई शुगर के भाव ने 34 रुपये किलो के भाव से गन्ने का रेट मिला, गन्ने का भाव तय हुआ है, और इंटरनेशनल मार्केट में 20 रुपये किलो चीनी है। कैसे करेंगे? तो अब इसलिए मैं 12 साल से कह रहा हूँ, मेरे हर भाषणों में आता है, लोग अभी मानने लगे कि इस देश में किसान प्लास्टिक तैयार करें और पेट्रोल डीजल पर रह करें। अभी इथेनॉल बनेगा, 11,000 करोड़ की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ की बनाना है। फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल फ्रॉम मोलाइसेस, बी हेवी मोलाइसेस, इथेनॉल फ्रॉम शुगर केन जूस, इथेनॉल फ्रॉम कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, अब इथेनॉल फ्रॉम कॉर्न एंड राइस कट। ये 5 प्रकार का इथेनॉल बनेगा तो 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनेगी। आपको मालूम है, मैंने जीत करके इस बार 26 जनवरी को एयरफोर्स के सभी फाइटर जेट दिलवाए थे और हेलीकॉप्टर बायो एविएशन फ्यूल में चले। अब मैं गढ़चिरौली को बायो एविएशन फ्यूल का सेंटर बना, जो रतनजोत, मोह, साल, करंज, टोली, ये नॉन एडिबल ऑयल सीड जो जंगल में होता है, उस तेल से एविएशन फ्यूल, अभी मैंने बाम्बू का तेल निकाला और भेजा है देहरादून। और अभी ये जो जितने गंगा में 150 बायोडाइवर्सिटी बना रहा हूँ, ये नागपुर में पहला प्रयोग करूँगा। ये पानी से, इससे मीथेन निकलेगा और मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG बनेगा। मैं बसेस चला के दिखाऊंगा आपको। सर, लेकिन इससे एनर्जी क्राइसिस प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हो जाएगा? देखो, ये तो बहुत कठिन समस्या है। सपोर्ट है,
ये 8 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट है, उसमें 2 लाख करोड़ का फिर एक्सपोर्ट होता है। तो 6 लाख करोड़ में से 2 लाख करोड़ भी रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में गए, ये इंपोर्ट कम हुआ। तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इससे 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्माण होंगे। और करीब हिंदुस्तान की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ किसानों के हाथ में जाएंगे, तो ये किसान आत्महत्या नहीं करेगा। प्लस आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी की बात करते हो, तो वो भी इसको हेल्प करेगा 100%। मेट्रो की बात हम देखिए, अभी मेट्रो का 65% पावर सोलर पावर है। हाँ, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि सेकंड फेज होने के बाद 100% पावर सोलर करेंगे, ताकि मेट्रो को पावर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ग्रीन पावर। इसमें सर कितने युवाओं को रोजगार देने की बात? 7,000 तो मेट्रो में मिले रोजगार अलग अलग प्रकार से। अब मेट्रो को जोड़कर हमने इतने, अभी फुले मार्केट बदल रहे हैं, नेताजी मार्केट, फुले मार्केट, संतरा मार्केट, यशवंत स्टेडियम, गोल मार्केट, 5 जगह हमने मेट्रो को दिया, वहाँ ऐसे सुंदर मार्केट बनेंगे। अच्छा, ये भी दिए, इसका लोग अपप्रचार करते हैं। अभी ये 20,000 करोड़ की मेट्रो बनी है, उसमें 5% कारपोरेशन को डालना है, 5% होने 1,000 करोड़। यहाँ तो 1 करोड़ नहीं है कारपोरेशन के पास, कहाँ से पैसे डालेंगे? तो कैसे मैनेज कैसे? तो हमने क्या किया, ये जगह की वैल्यू ऐड की और उसमें मेट्रो डेवलप करेगी, पैसा लगाएगी, आधा प्रॉफिट मेट्रो का, आधा प्रॉफिट कारपोरेशन का। तो 200 करोड़ वो प्रॉफिट मिलेगा साल का, और 150-200 करोड़ टैक्स में, 300-400 करोड़ तो मुनाफा हो जाएगा उसमें। अभी मेट्रो शुरू होने के पहले 160 करोड़ मिल गए मेट्रो को, ये दोनों बाजू में जो TDR बेचा उससे पैसे मिल गए। हाँ, प्लस सेंट्रल जेल वहां से अगर हट जाए और आप उसको एक मॉडल ट्रांसपोर्ट स्टेशन बनाना चाहते हो, उससे भी कुछ बेनिफिट है? 100% होगा। पूरे इंटर स्टेट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट सब बस स्टेशन अंदर आएंगे, सिटी बस आएगी, ऑटो रिक्शा के स्टैंड्स आएंगे, मॉल्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या प्रोजेक्टेड टाइम क्या है सर इसका? देखिए 3 साल के अंदर हो जाएगा। अभी तो टेंडर निकल गया, अभी 1 महीने पे काम शुरू हो जाएगा। सर, ये जो नदी जोड़ो अभियान आप देश में 1-2 जगह शुरू किए हैं, विदर्भ में भी कुछ इसका स्कोप है क्या? है, पर अभी इतने में वो जो है कि वैनगंगा का पानी बुल्ढाना जिले तक ले जाने की एक बात है, अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं। तो वो अप स्ट्रीम में है, इसलिए दिक्कत है। देखिए, पानी की कमी नहीं है, पानी के नियोजन की कमी है जी। अभी हमने 170 ब्रिज कम बंधारे बनाए महाराष्ट्र में। ये मूर्तिजापुर का नदी का पुनर्जीवन हो गया। हमने मैं पीछे लगकर हमने एक ऑर्डिनेंस निकाला कि NHAI जब काम करेगी तो नाले और नदियाँ जो होगी उसका एग्रीगेट जो है वो फ्री ऑफ चार्ज दे दो, हम फुकट में काम कर देंगे। तो मैंने बजिंठा से बुल्ढाना पूरा ब्लैक रॉक निकाला बाहर और पानी का कंजर्वेशन हुआ। अब मैं 170 ब्रिज के बंधारे बना रहा हूँ, लेक बना रहा हूँ, तालाब बना रहा हूँ, और ये पूरा ये इस पर ही आप एक स्टोरी करिए। किंग करके चीफ इंजीनियर है NHAI के, उनको बोला ये कितने आपने बनाए, आप बहुत बड़ा काम हुआ है। 5 साल के बाद कैसा नागपुर दिखेगा सर आपकी नज़र से? नागपुर बहुत अच्छा होगा। नागपुर ये हिंदुस्तान के नंबर 1 की सिटी बनेगी। सुना है सर सिम्बोसिस आई है, तो उसके बाद अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट MIT का भी है। MIT आएगी, अभी रेमंड का स्कूल आ रहा है। नागपुर में एजुकेशन हब बनेगा, नागपुर IT का हब बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, लॉजिस्टिक का हब नागपुर बनेगा, पोस्ट GST। फिर नागपुर में टाइगर कैपिटल है, टूरिज्म का हब बनेगा। रोज फॉरेन से लोग आएंगे, हवाई जहाज आएंगे, उतरेंगे और टाड़ोबा पेज देखने के लिए जाएंगे, कान्हा जाएंगे यहाँ से। तो ये नागपुर को सबसे मेरे मन में क्या है, मैं आपको नागपुर के युवाओं को रोजगार कैसे मिले। गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी हटानी है तो युवाओं को रोजगार मिलने चाहिए। रोजगार के लिए इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। टूरिज्म, 49% ऑफ द कैपिटल कॉस्ट टूरिज्म की रोजगार पे खर्चा होती है। मैं कोयले से मिथेनॉल बनाने की बात कर रहा हूँ, कोयले से यूरिया बनाने की बात कर रहा हूँ। अभी मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया का 1,000 करोड़ का मैंने भूमि पूजन किया खापा में, वो काम शुरू हुआ। क्या कमी रह गई थी सर, जो आपके विशेष प्रोजेक्ट्स में से एक था बस का, वो क्यों ग्रीन बसेस क्यों फेल? पैसे नहीं दिए कारपोरेशन। 50 लाख रुपए का फुकट में इथेनॉल मैंने अपने यहाँ से दिया है उनको। लोग कारपोरेशन में पैसे खाने के लिए जाते हैं, लीडर लोग सब ऐसे नहीं। मैंने 50 लाख रुपए का उनको इथेनॉल फुकट में, सीटें मेरे पास, और उस पे पर टिकट लगा के पैसे लिए और उसको पैसे ही नहीं दिए। वो बस से हो जाएगा, हो गया। कमिश्नर ने किया है, उनके पैसे दे रहे हैं, वो बस से शुरू हो जाएगी। मुझे अच्छा नहीं लगा। रिवर डेवलपमेंट मिनिस्टर भी आप, तो
अगर वाटर रिवर लेक्स को अगर हम जोड़ के इंटरकनेक्ट कर ले तो फिर ये जो अभी फिलहाल समर में किल्लत होती है पानी की वगैरह कुछ एरियाज में कुछ जोन्स में, तो इसको क्या आप सोच सके सॉल्व हो जाए? देखिए, पानी की दिक्कत का जो नागपुर मॉडल है उसका देश ने अनुकरण करना चाहिए। अभी कोराडी और खपरखेड़ा में पेंच का 180 MLD रिजर्वेशन है। अब उसमें बीच में क्या हुआ कि ये कोराडी खपरखेड़ा के आगे जो खदान है कोयले की, वहाँ से पानी निकलने लगा, तो वो भी पानी हमने किसानों को दिया और वो कोराडी खपरखेड़ा में लाया और वो पेंच के कैनाल में छोड़ा जो कारपोरेशन को जाता है गोरेवाड़ा के लिए। अब हमने क्या किया कि नागपुर शहर का जो गंदा पानी था वो 180-250 MLD पानी हम शुद्ध करके कोराडी खपरखेड़ा को दे रहे, मौदा को दे रहे और पीली नदी का भी पानी अच्छा करके दे रहे। तो अब उनका जो रिजर्वेशन है पेच में, वो रिजर्वेशन कैंसिल करके वो पूरा कारपोरेशन को मिलेगा पीने के लिए। तो नागपुर शहर में मेरे हिसाब से 24/7 70% काम हुआ है। अगले 1-2 साल में नागपुर, अभी 25 साल तक नागपुर में पानी का किल्लत नहीं है। क्योंकि ये सवाल इसलिए उठाया सर क्योंकि आडवाणी साहब ने बहुत पहले इस बात को छेड़ा था इन्होंने, लेकिन वो फिर बाद में आगे इसके बारे में कुछ सुना नहीं। आपने इस मुद्दे को फिर से उठाया था, कनेक्टिंग रिवर्स ऑफ इंडिया। वाजपेयी जी ने। देखो, अभी 36 प्रोजेक्ट DPR तैयार हो गए और आप कभी आंध्र प्रदेश से आपका संबंध होगा तो एक 60,000 करोड़ का मेरे डिपार्टमेंट में मैं एक पोलावरम करके डैम बना रहा हूँ। वो पोलावरम डैम में ऐसा है कि गोदावरी का बैक वाटर गोदावरी का कृष्णा में, कृष्णा का पेन्नार में और पेन्नार का कावेरी में, टेल एंड टू तमिलनाडु। तो ये प्रोजेक्ट मैंने लिया है वो 60,000 करोड़ का है। अब कर्नाटक और तमिलनाडु का झगड़ा 45 TMC के लिए है, कावेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी का झगड़ा है। अब इससे तो उनको 150 TMC पानी मिल जाएगा और 1100 TMC पानी ये फुकट में समुद्र में जा रहा है गोदावरी का, तो वो बचाकर हम ये उसको दे रहे हैं। तो ये ऐसी बहुत सी अभी तापी, नार, नर्मदा ये और गोदावरी में वेस्टर्न घाट पर महाराष्ट्र में, गुजरात में वो पानी गोदावरी डैम में डालकर पूरा गोदावरी में छोड़ेंगे तो जायकवाड़ी पूरा भरेगा। मराठवाड़ा, नासिक, मालेगांव, धुले, नंदुरबार और अहमदनगर, जलगांव सब पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पानी की कमी नहीं। अभी मैंने और एक नया किया है, कांडला में 1 लाख एकड़ जमीन है हमारी कांडला पोर्ट में, 2000 मेगावाट का प्रोजेक्ट हाइब्रिड डाला हुआ है, वो डाल रहे, टेंडर निकला है, वो विंड और सोलर है। तो पावर का रेट आया ₹2.40 आएगा, वो ₹3 में पावर हमको चेन्नई में मिलेगी। तो टुटिकोरिन, पारादीप और कांडला हम डिसैलिनेशन प्लांट डाल रहे हैं। अभी जो चेन्नई में पानी आता है स्वीट वाटर, वो डिसैलिनेशन है, पर उसका यूनिट है ₹6 यूनिट बिजली, ये ₹3 है। तो पूरे समुद्र किनारा में जो खारा पानी है उसको स्वीट वाटर में ₹3 यूनिट के बिजली से कन्वर्ट करके पूरा तमिलनाडु, केरल, सब जगह, कर्नाटक हम देंगे तो पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। वो पानी शहरों में ड्रिंकिंग वाटर के लिए आएगा, फिर शहर यूज़ करके फिर निकाल के पानी रिसाइकलिंग करके खेती के लिए यूज़ करेंगे। इजराइल में ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं? नहीं, इजराइल में 6 इंच पानी आता है, वो ड्रिप इरिगेशन करते हैं। अभी हमने क्या किया है कि पाइप, कैनाल नहीं बनाएंगे, पाइप से पानी ले जाएंगे और पानी के पाइप के बाद ड्रिप से देंगे, तो पानी का यूज़ 3 गुना होगा और प्रोडक्टिविटी 2.5 गुना बढ़ेगी। तो ये हो सकता है, पानी की कमी नहीं है। और सर, गंगा आपने कितना साफ कर दिया सर? गंगा में हम 286 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें से 30% प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। केवल गंगा में नहीं, यमुना 40 उपनदी और नालों में काम कर रहे हैं। दिल्ली में 4,500 करोड़ के 13 प्रोजेक्ट शुरू है, बाद में अपना पानीपत, सोनीपत पूरे हो गए, फिर एक पोंडा साहब करके हिमाचल में वो भी पूरा हो गया, फिर मथुरा में 20 करोड़ का पानी नागपुर मॉडल जैसा बेच रहे इंडियन ऑयल को, फिर आगरा में 850 करोड़ का है, इटावा में है और ऐसे सभी गंडक पे है। तो 286 प्रोजेक्ट में से 30% प्रोजेक्ट पूरे हुए। बाद में हमने ई-फ्लो भी लाया है। इस बार जो ई-फ्लो है ना, पानी छोड़ा है, हम 3 फीट का बोल रहे, मिनिमम 1 फीट। पहले गंगा में एकदम पानी धूप काले में जब सीजन होता पानी दिखता नहीं था, तो अब गंगा में अविरल भी होगी, निर्मल भी होगी। कानपुर में सबसे गंदा, वहाँ भी हमने वो टन का 140 MLD पानी डाइवर्ट कर दिया। तो अगले मार्च एंड तक 100% गंगा अविरल निर्मल होगी। अभी 30% में ही तो लोग खुश हो गए, 30% में लोग प्रचार करने लगे। हाँ गंगा अच्छा, जलमार्ग भी मैंने बना सर, हमने तो एक इंटरव्यू इलाहाबाद से प्रयाग का, अपना वाराणसी का। जी सर, एक इंटरव्यू में हमने सुना कि आपने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी हाल ही में गई थी तो उन्होंने भी वो पानी लेके पिया, तो उन्होंने ही तो पानी इसीलिए पिया क्योंकि हमने शुद्ध किया, नहीं तो कहाँ से पी थी। आपको मालूम है पिछले कुंभ में मॉरिशस के प्रधानमंत्री स्नान करने के लिए आए, पर पानी देकर वापस चले गए थे। लेकिन इस बार एक सीन अच्छा था। हाँ, कुंभ मेला अच्छा हुआ, सिस्टमैटिक था। मैंने खुद स्नान किया।
बहुत अच्छा पानी था। और वहाँ साइबेरियन बर्ड्स आए और एक हिल्सा या कोई तो भी फिश है, हिल्सा फिश है, बांग्लादेश में आता है, वो इलाहाबाद तक पहुँच गया। 1500 रुपये का एक फिश मिलता है। कछुए दिखने लगे, डॉल्फिन दिखने लगे, पूरा गंगा का पूरा बदल गया। और ये जो कोयला सर ट्रांसपोर्ट करने का बात चल रहा था फरक्का उरक्का डैम के पास में जो एनटीपीसी में, उसको भी अनुमति दे दिया है, शुरू हो गया। फ्लैश बांग्लादेश जारी। अभी मैं आपको बताऊं 80 लाख टन वाराणसी का मल्टी मॉडल अब शुरू हो गया। 80 लाख टन माल इस समय ट्रांसपोर्ट होगा और अगले 2 साल में 280 लाख टन होगा। रोड से जाने के लिए 10 रुपये खर्चा लगता है, रेलवे से 6 रुपये और पानी से 1 रुपये। और अब मैं यमुना से जलमार्ग बना रहा हूँ, दिल्ली से मथुरा, आगरा, इटावा होकर इलाहाबाद, प्रयागराज, फिर इलाहाबाद टू वाराणसी मैंने कर लिया है, वाराणसी टू हल्दिया कर लिया है, फिर हल्दिया टू बंगाल की खाड़ी पानी है, फिर ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग कर लिया है, फिर बाराक में कर लिया है। और मैंने बांग्लादेश में जाकर 250 करोड़ खर्चा करके मुंगली और चितगांव पोर्ट वहाँ भी ड्रेजिंग कर दिया। तो आप दिल्ली में जहाज में बैठकर बांग्लादेश जाओगे। ये अभी दिन 2-3 साल में होगा वो। तो इतने याद कैसे रखते हैं सर, जैसे एमिनो एसिड कैसे बनेगा, तो ये है वो, आप हमेशा ये पैसे ना, आदमी दिन भर जो काम करता है वो याद आता है। जो जिसमें आप अगर जान डाल दोगे और आपका मन उसके साथ लग जाता है तो बार बार वो चीज़ें आपको मुखद्दत हो जाती है। थोड़ा सा पॉलिटिक्स से हटके हम पर्सनल बात करेंगे सर, अगर आपकी इजाजत हो तो आप फिल्में देखते हो सर? बहुत देर संगीत सुनता हूँ, फिल्में देखता हूँ। फेवरेट एक्ट्रेस कौन है सर? अभी तो अमिताभ बच्चन मेरा फेवरेट एक्टर जी। और फेवरेट एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो रेखा होगी, रेखा हेमा मालिनी। रेखा का जमाना चला गया। भाभी जी सुन रही है। आपको मालूम नहीं, हेमा मालिनी और मेरी पत्नी और मैं, हेमा मालिनी के मेरे पारिवारिक संबंध उनके मेरे घर में अक्सर आती है। तो मैंने उनको, मैं लॉ कॉलेज में था, मेरी शादी तय हो गई। तो मुझे दोस्त ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी कैसी है? बोला अच्छी है, हेमा मालिनी से करना था, जो हुई वो हेमा मालिनी। ऐसे मजाक में कहा। तो हेमा मालिनी ने मुझे कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं प्रपोज किया? मैंने बोला तुम थोड़ी घास डालती उस समय, मुझे थोड़ी पूछती। ऐसे ही मजाक कर रहा था। जी। तो अब पर मैं संगीत मराठी भावगीत सुनता हूँ। फेवरेट फिल्म कौन सी है सर? मुझे आनंद बहुत अच्छा लगा था, रजनीगंधा अच्छा लगा था। अभी ये ताराचंद बढ़जाते की जो फिल्म थी मैंने प्यार किया, हाँ अच्छा लगता है। मैं अभी तेलंगखेड़ी में एक म्यूजिकल फाउंटेन बना रहा हूँ। अच्छा, अभी हाल उसका संगीत रहमान का है, कमेंट्री गुलजार की है। उसके 3 ऑस्कर विजेते उसमें साउंड इंजीनियर साउथ इंडियन है जो, और वो रेवती करके तमिल में ढूंढ के लाया सबको। और वो पंप है टर्की के, आर्किटेक्ट है फ्रांस के, और एक स्प्रे 50 मीटर ऊपर जाएगा फवारा, और वो म्यूजिक नाच करेगा, डांस करेगा। दैट विल बी ऑफ वर्ल्ड प्राइड। तो वो नागपुर उसके लिए वर्ल्ड में फेमस होगा। तो वो फाउंटेन का काम शुरू हो गया, अभी 1-1.5 साल में बने। सर चलते थे एक मैसेज? नहीं कुछ नहीं, बाकी मैं आपके सब दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूँ। नमस्कार।